हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर 4 का पार्ट 4 देखेंगे आज, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का। लास्ट के 3 वीडियो में हमने व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, पार्टियां कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजों को हमने अच्छे ढंग से समझ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूसी पीडीसी 600 क्या है, इसके बारे में समझेंगे। बहुत कंफ्यूजन आपका इसमें रहता है, लेकिन आज इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद यूसी पीडीसी 600 आपको लगेगा कि इससे आसान कोई चीज नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूसी पीडीसी 600 क्या होता है। हालांकि यूसी पीडीसी 600 समझने से पहले आप समझिए यूसी पीडीसी क्या होता है, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके बैंक में कोई कस्टमर आता है, वो पैसा जमा करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि डिपॉजिट स्लिप उसे आप देते हैं, डिपॉजिट स्लिप वो भरता है और पैसा जमा करता है। ये तो बात सही, ये तो सही चल रहा है। लेकिन आप ऐसे सपोज करिए कि आपके पास डिपॉजिट स्लिप है ही नहीं आपके बैंक का। तो वैसे केस में क्या करेगा, कोई भी पार्टी आएगी, कोई भी कस्टमर आएंगे और वो क्या है कि अपने अनुसार से डिपॉजिट स्लिप जो है अपने कोई पेज पे कुछ भी लिख करके वो जमा करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे चीज ये सही है? कोई भी कस्टमर कुछ भी लिखेंगे। हो सकता है वो जमा करवा रहे हैं 10,000, उसमें लिखे 10,000 अप्रॉक्स, उसका मतलब आप क्या समझेंगे? तो कहने का मतलब ये हो गया, जब एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता है किसी चीज का, तो प्रॉब्लम होती है। कोई भी अपने अनुसार से कुछ भी इंटरप्रेट करके उस चीज को कर सकता है। इसीलिए यहां पे जो यूसीपीडीसी है, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट यूज किए जाएंगे, है ना, डॉक्यूमेंट में जो चीजें लिखी गई है उसका मतलब क्या होगा, ये सारी चीजों का जो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है, स्टैंडर्ड मतलब होता है कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, डॉक्यूमेंट में के अंदर, तो उसे ही बोला जाता है यूसीपीडीसी, ठीक है। यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, इसे ही बोला जाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये जो अजीब सा वर्ड आपको सुनने में लग रहा था यूसीपीडीसी, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें लिखे रहते हैं आपके कि किस प्रकार से चीजों को समझना है, जो चीजें लिखी हुई है उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। तो वही जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपका यूसीपीडीसी कहलाता है। अब 600 क्या है, ये आगे हम अभी देखने वाले हैं। तो अब ये चीजें तो आपने अपनी भाषा में समझ ली है। अब हम जो चीजें लिखी हुई है उसके अनुसार से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी in matter pertaining to letter of credit documents and their transaction, International Chamber of Commerce ICC, established in 1919 and headquarter in Paris, has framed rules and procedures for issuance and handling of transaction under letter of credit, ठीक है। क्या है कि आपका ये जो रूल्स, ये आपका जो प्रोसीजर्स है, ये जो प्रोसीजर जो फ्रेम किए जाते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाएंगे, ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे, उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे, ये सारी चीजों को कौन फ्रेम करता है? तो इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजों को फ्रेम करता है। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1919 को हुआ, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यही फ्रेम करता है कि क्या रूल्स एंड प्रोसीजर होने चाहिए कि जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए जाते हैं और ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं तो उस केस में क्या प्रोसीजर्स होना चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट का। बात समझ में आ गई यहां पे, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, समानता हो सके। कोई अलग ढंग से कोई कंट्री कुछ यूज कर रहा है, दूसरे कंट्री कुछ यूज कर रहा है, ये चीजें ना हो। इसी वजह से आईसीसी ने एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फ्रेम किया है, ठीक है। सो दैट, ताकि parties to letter of credit transactions uniformly interpret various terms and are bound by common rules, ताकि उसमें जो चीजें लिखी होती है डॉक्यूमेंट्स में वो उसका एक मतलब समझ में आए और हर कोई सेम मतलब निकाले, कोई अलग मतलब ना निकाले। These rules and procedures are called uniform customs and practices for documentary credit। ये जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स है इसे ही बोला जाता है यूनिफॉर्म, एक समानता हो, है ना,
कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस जो यूज किया जा रहा है फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। किस चीज के लिए? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए। द यूसीपीडीसी वाज फर्स्ट ब्रॉट आउट इन 1933। सबसे पहली बार जो यूज किया गया इस प्रकार के जो आपके प्रोसीजर्स हैं, इसके लिए जो एक फ्रेम किया गया डॉक्यूमेंट्स का, ये आपका 1933 को किया गया एंड हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन 1951, 1962, 1974, 1983, 1993 with the last revision being carried out in 2007। तो अलग अलग टाइम में इसका रिवाइज किया गया है, डॉक्यूमेंट में कुछ चीजों को उसमें अपडेट किया गया है और लास्ट जो अपडेशन इसका है वो 2007 का है यूसीपीडीसी का। The current update of UCPDC is the publication number 600 of ICC। अब ये यूसीपीडीसी में ये 600 का मतलब क्या होता है कि ये जो रिवीजन किया गया है, इसका अपडेशन किया गया 2007 में, वो पब्लिकेशन नंबर जो था आईसीसी का वो 600 पब्लिकेशन नंबर था। इसी वजह से उसका नाम पड़ गया यूसीपीडीसी 600। अभी जो चल रहा है करंट में आपका जो प्रिवेलिंग है यूसीपीडीसी 600 है, ठीक है। which has been implemented after the revision of UCP 500। इससे पहले जो आपका पब्लिकेशंस था वो 500 का था, यूसीपीडीसी 500, और इसके बाद जो पब्लिकेशन आया है यूसीपीडीसी 600 के नाम से, और ये इफेक्टिव कब है? 1/7/7। कहने का मतलब 1 जुलाई 2007 से ये इफेक्टिव में है। इसका लास्ट रिवीजन कब हुआ? 2007 में। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि यूसीपीडीसी 600 क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यदि कुछ डिस्प्यूट होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में किसी प्रकार के डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए कहां पहुंचती है पार्टियां? उसके लिए डॉक टैक्स पहुंचती है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्सपर्टाइज इज वन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू द पार्टीज। पार्टीज के पास ऑप्शंस होते हैं, वो कहां पहुंच सकती है? डॉक टैक्स पहुंचती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि यूसीपीडीसी 600 आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या है। लेकिन अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कही जाती है ना, कौन कौन से रूल्स एंड जो फ्रेम किए गए हैं, इसके लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, मेन फीचर ऑफ यूसीपी 600, जो यूसीपी 600, मैंने कहा ना कि सिर्फ यूसीपी 600 भी आप लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस 600, या यूसीपीडीसी 600। डीसी का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, तो इसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको यूसीपी 600 भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको यूसीपी 600 सिर्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। द यूसीपी 600 वाज अ मेजर रिव्यू इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ये जो यूसीपी 600 है, क्योंकि ये बहुत बीच बीच में रिवीजन हुए हैं, और लास्ट जो आपका अभी चल रहा है यूसीपी 600 ही चल रहा है। 600 क्या है? ये पब्लिकेशन नंबर है आईसीसी का। तो ये जो है मेजर आपका चेंज इसमें हुआ है, और ये जो है सो अभी इफेक्टिव है। देयर आर 39 आर्टिकल्स इन यूसीपी 600। टोटल जो आर्टिकल्स है इसके अंतर्गत जो बताए गए हैं आर्टिकल के फॉर्म में जो अलग अलग चीजें हैं, तो टोटल आर्टिकल 39 आर्टिकल्स है यूसीपी 600 में, ठीक है। आगे बढ़िए, यूसीपी 600 डज नॉट अप्लाई बाय डिफॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि लेटर ऑफ क्रेडिट में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो भी एग्रीमेंट हुआ है इसके अंतर्गत, यदि उस लेटर ऑफ क्रेडिट में यूसीपी 600 नहीं मेंशन किया जाता है, तो वो अप्लाई नहीं होगा, वो अप्लाई नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यूसीपी 600 डज नॉट अप्लाई बाय डिफॉल्ट टू लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड आफ्टर 1 जुलाई 2007। A statement needs to be incorporated into the letter of credit that expressly states it is subject to UCP 600। कि जब तक यूसीपी 600 उसमें मेंशन नहीं किया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट में कि
यूसीपी 600 एप्लीकेबल होगा, तब तक ये इसके अंतर्गत जो भी चीजें, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीजें कही जाती है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। फिर पार्टियां जैसा चाहेगी वो एप्लीकेबल होगी। ठीक है, आगे है कि आर्टिकल फर्स्ट ऑफ यूसीपी 600 also leaves open the possibility for either party to exclude the applications of any part of UCP 600 as long as the exclusion is stipulated in the credit। यदि कोई पार्टियां चाहती है कि ठीक है यूसीपी 600 एप्लीकेबल होगा, लेकिन कोई पॉइंट जो है यूसीपी 600 में कहा गया वो पॉइंट हम एक्सक्लूड करके यूसीपी 600 को एप्लीकेबल करेंगे, तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब हो गया कि इफ प्रोविजंस ऑफ एलसी, जो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट का जो प्रोविजंस है, एंड यूसीपीडीसी, जो यूसीपीडीसी आपका जो ये रूल्स है, आर कॉन्ट्राडिक्टरी, देन एलसी विल प्रिवेल। यदि दो चीज है, एक एलसी में जो चीजें कही गई है और जो यूसीपीडीसी 600 में जो चीजें कही गई है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उस केस में लेटर ऑफ क्रेडिट में जो चीजें कही गई है वो प्रिवेल होगा, वो माना जाएगा, न कि यूसीपीडीसी का। यहां क्या समझा आपने? यदि यहां पे बात करें हम कि क्या समझ में आया कि यूसीपीडीसी 600 खुद से तो एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि यूसीपीडीसी 600 एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज, यदि आपने चाहा कि नहीं कोई चीजें को हम जो यूसीपीडीसी 600 में कहा गया है उस चीज को हम हटा करके उसको हम एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। या तो ऐसा भी कंडीशन आएगा कि कोई चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि यूसीपीडीसी में कुछ और कहा गया है और लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ और कहा जा रहा है, वैसे केस में लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पार्टियां का एग्रीमेंट होता है, तो जो चाहेगी पार्टियां वो कर सकती है ना। तो ये बात यहां पे ऐसे आपको समझना है फ्रेंड। ठीक है, आगे द टर्म रिवोकेबल हैज बीन सीज्ड इन लेटर ऑफ क्रेडिट इन यूसीपी 600। अब देखिए लास्ट के वीडियो, यदि लास्ट के जो वीडियो आपने देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, हमने क्या पढ़ा था? एक रिवोकेबल एलसी के बारे में, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में रिवोकेबल एलसी के बारे में, और दूसरा था इररिवोकेबल एलसी के बारे में, जो टाइप्स ऑफ एलसी में हम पढ़ रहे थे। रिवोकेबल एलसी में क्या पढ़ रहे थे कि जब भी चाहे इशूइंग बैंक एलसी को कैंसिल कर सकता है बिना किसी के कंसेंट के, ठीक है, बिना किसी के परमिशंस के, वो होते थे रिवोकेबल एलसी। लेकिन जब कैंसिल नहीं कर सकता था जब तक कि सारी पार्टियों का एग्रीमेंट ना हो, तो वो इररिवोकेबल एलसी कहलाता था। तो वही चीज यहां कह रहा है कि जब से यूसीपी 600 मींस यूसीपीडीसी 600 आपका ये लागू हुआ है 2007 के बाद, उस समय से रिवोकेबल जो वर्ड है, कहने का मतलब रिवोकेबल एलसी को समाप्त कर दिया गया है। रिवोकेबल एलसी यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जब तक कि मेंशन ना किया जाए। क्रेडिट इज इररिवोकेबल, जो लेटर क्रेडिट मींस लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट इज इररिवोकेबल इवन इफ देयर इज नो इंडिकेशन टू दैट इफेक्ट। और हमने ये भी चीज बताया था कि यदि लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि रिवोकेबल है कि इररिवोकेबल है, तो आपको समझना है कि वो इररिवोकेबल एलसी है। इसलिए वही चीज यहां पे कह रहा है आपको। यदि स्पेशली लिख दिया जाता है कि रिवोकेबल एलसी है, तब वो रिवोकेबल एलसी माना जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसको मानना है कि इररिवोकेबल एलसी है। और इररिवोकेबल का मतलब जब तक पार्टियां एग्री नहीं होती हैं सारे, तब तक एलसी को बीच में कभी भी कैंसिल नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आ गया? तो ये रिवोकेबल वर्ड को कब सीज किया गया, कब हटाया गया है, ये आपका जो यूसीपीडीसी 600 है उसमें इसके प्रोविजंस को हटा दिए गए हैं। ठीक है, it is clear that a credit can neither be amended nor cancelled without the agreement of the issuing bank, the confirming bank if any, एंड द बेनिफिशियरी जो सेलर होते हैं। वही कह रहा है कि यदि इररिवोकेबल एलसी है तो वैसे केस में बिना पार्टियों का, सारी पार्टियों का एग्रीमेंट का वो कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्या बात समझा कि यूसीपीडीसी 600 में जो रिवोकेबल एलसी है उसका जो यूज है उसको खत्म कर दिया गया है, और यदि कोई चीज नहीं लिखा गया है तो उसका मतलब समझना है कि इररिवोकेबल एलसी है, और इररिवोकेबल एलसी में सारे का कंफर्मेशन चाहिए सारी पार्टियों का। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेज ऑफ अ बैंक इन डिफरेंट कंट्री टू बी ट्रीटेड एज डिफरेंट बैंक। यदि यहां पे पीएनबी है
और दूसरे कंट्री में भी पीएनबी है तो उसकी ब्रांच को वहां पे एक अलग बैंक ट्रीट किया जाएगा, न कि ब्रांच के रूप में ट्रीट किया जाएगा। वही चीज यहां कह रहा है। कहने का मतलब यदि यहां पे आपका लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया जा रहा है और उसकी ब्रांच दूसरे कंट्री में है तो वो एडवाइजिंग बैंक के रूप में यदि वहां काम करेगा तो वो एक अलग बैंक ट्रीट किया जाता है, न कि ब्रांच ट्रीट किया जाएगा सेम बैंक का। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई। अब आगे समझिए क्या कह रहा है कि डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग यदि है तो उस केस में क्या समझा जाएगा। डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग, डेफर्ड पेमेंट मींस जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा, वैसे एलसी का उस केस की बात कर रहा है कि द इशूइंग या कंफर्मिंग बैंक undertake to a nominated bank to reimburse the due amount on maturity। होता क्या है कि बहुत बार आपका डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग्स होते हैं जहां की पेमेंट एक बार में नहीं हो करके बीच बीच में होता है। तो वैसे केस में यदि नॉमिनेटेड बैंक आपका पेमेंट कर चुका है पहले से तो उस केस में इशूइंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक यदि है तो कंफर्मिंग बैंक उस चीज को मैच्योरिटी के टाइम में उसके अमाउंट को रिम्बर्स करेगा। यही यहां पे कह रहा है। तो ये सारी चीजें कहां पे बताया गया है, ये सारी चीजों को बताया गया है यूसी पीडीसी 600 में, ताकि कंफ्यूजन ना हो एलसी में कोई चीजें यदि है तो उसको डील करने में, इसलिए ये सारे प्रोसीजर्स को बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि अमेंडमेंट यदि होता है तो अमेंडमेंट के केस में यूसीपीडीसी 600 क्या कहता है, कैसे डील किया जाना चाहिए उसके बारे में। तो यहां अमेंडमेंट में यह कहता है कि जब तक द बेनिफिशियरी शुड गिव नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द अमेंडमेंट, यदि किसी चीज का अमेंडमेंट हुआ है तो उसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है बेनिफिशियरी के द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि नहीं दिया जाता है तो मान लिया जाता है कि बेनिफिशियरी ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये कहां बताया गया है, यूसीपीडीसी 600 में बताया गया है। ये सारे प्रोसीजर्स हैं, है ना। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं बता रहा था आपको वो क्या है कि टॉलरेंस लिमिट कहां तक टॉलरेट किया जा सकता है चीजों को, जहां पे कोई चीज इंटरप्रेट करना हो, जहां कोई चीजें क्लियर ही नहीं लिखा हुआ हो। जैसे फर्स्ट में यदि हम बात करें कि इफ अमाउंट या प्राइस किसी गुड्स के ना अमाउंट या प्राइस के बारे में यदि ऐसा बताया गया है कि अबाउट और अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, तो अबाउट और अप्रोक्सीमेट जो लिखा हुआ है उसका मतलब यह हो गया कि टॉलरेंस लेवल जो होगा वो 10% प्लस या 10% माइनस होगा। अभी जैसे एग्जांपल में बताया था कि 1000 कोई कस्टमर जमा करता है और वहां पे लिखा रहता है अप्रोक्स या अप्रोक्स लिखा रहता है, या तो आपका अप्रोक्सीमेटली या अबाउट लिखा हुआ है। तो वैसे केस में आपको समझना है कि 1000 का 10% प्लस और माइनस, 10% प्लस और माइनस। तो 10% प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। 10% जब माइनस करेंगे तो ये आपका अमाउंट समझा जाएगा। ठीक है, तो ये आप कहां समझेंगे, जहां भी आपका अमाउंट या प्राइस में यदि कुछ लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट या अबाउट, तो वैसे केस में आपको समझना है 10% प्लस या 10% माइनस। ये कहां है, ये आपका यूसीपीडीसी 600 में बताया गया। यदि क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी आपका स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, तो वैसे केस में क्वांटिटी के केस में 5% प्लस और माइनस आपको समझना है। ठीक है, अगला आपका है डेट। डेट आपका स्पेसिफाई नहीं किया गया है और डेट के बारे में बोल दिया गया है ऑन एंड अबाउट। तो आप क्या समझेंगे, 5 कैलेंडर डेज बिफोर और आफ्टर ड्यू डेट। जो ड्यू डेट होना है किसी का, उस ड्यू डेट का 5 कैलेंडर डे आप पहले या बाद में समझेंगे। तो ये टॉलरेंस लेवल हो गया। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, है ना। अगला है इंटरप्रिटेशन। क्या समझेंगे यदि आपका ऐसा लिखा हुआ हो, कैसे कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ सिर्फ लिख दिया है कि जो ड्यू डेट होगा एलसी का वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ लिख दिया तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि फर्स्ट डे टू 10th डे तक जो मंथ है उसे आप समझेंगे बिगिनिंग ऑफ मंथ, है ना। फर्स्ट किसी मंथ का फर्स्ट डे से 10th डे तक आप बिगिनिंग ऑफ मंथ समझेंगे। कहीं लिखा हुआ है मिडल ऑफ द मंथ, तो 11th डे से 20th डे तक आप समझेंगे मिडल ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब 21st
ऑफ द मंथ से लास्ट ऑफ द मंथ समझेंगे, लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब लास्ट डे में क्या है, 31st भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा कौन से मंथ है। लेकिन 21st डे उस मंथ से आप लास्ट डे ऑफ मंथ समझेंगे। यदि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ लिखा हुआ है कहीं पे एलसी में, तो उसका मतलब होता है कि फर्स्ट जो आपका डे है वहां से 15th डे तक मंथ का ये फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ कहलाएगा। और सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ का मतलब हो गया 16th डे से लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो ये आपको आसानी है समझने में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आपको इसलिए समझना है क्योंकि यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के, लेकिन चीजें आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंश्योरेंस के बारे में क्या कहता है यूसीपीडीसी। इंश्योरेंस, जब गुड्स का शिपमेंट करवाया जाता है, जब गुड्स को भेजा जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा इंपोर्टर के पास, तो वैसे केस में इंश्योरेंस होना जरूरी है गुड्स का। तो उस इंश्योरेंस के बारे में यदि नहीं लिखा हुआ है कुछ, है ना, तो उस केस में क्या समझना है, इफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट रिटन इन द एलसी देन इट विल बी एट लीस्ट 110% ऑफ CIF वैल्यू। तो जो CIF वैल्यू है ना, CIF वैल्यू का 110% होना चाहिए। CIF वैल्यू क्या हो गया, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट जो होता है, ये आगे हम समझेंगे इनको टर्म्स में वीडियो में। तो उसमें से उस वैल्यू का 110% वैल्यू होना चाहिए, किसका, इंश्योरेंस का। ये समझा जाएगा यदि नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, इफ करेंसी ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट मेंशन्ड, अब कितना कौन से करेंसी में इंश्योरेंस करवाया गया है, कितना जो वैल्यू मेंशन किया गया है, करेंसी कौन सा है मेंशन नहीं किया गया है, इट विल बी इन द सेम ऑफ द करेंसी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। जो लेटर ऑफ क्रेडिट का करेंसी होगा वही आपका इंश्योरेंस के केस में भी करेंसी को समझा जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि यदि इंश्योरेंस करवाया गया है तो इंश्योरेंस का डेट कब का होना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी डेट शुड नॉट बी सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ शिपमेंट। अब शिपमेंट कर दिया गया है और उसके बाद इंश्योरेंस करवाया गया है ना, तो बीच में ही जब इंश्योरेंस नहीं है उसका, उस समय यदि कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर इंश्योरेंस तो मिलेगा नहीं क्लेम उसको। इसीलिए बोला जाता है कि शिपमेंट का डेट जो होगा, जो गुड्स को शिपमेंट करने की जो डेट होगी, उस डेट से पहले का इंश्योरेंस होना चाहिए, बाद का नहीं। यदि बाद का भी होता है तो ये उसमें स्पेशली मेंशन होना चाहिए कि इंश्योरेंस इफेक्टिव होगा जो शिपमेंट का डेट है उस डेट से। ठीक है, वही कह रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी डेट शुड नॉट बी सब्सिक्वेंट, बाद का नहीं होना चाहिए पॉलिसी डेट, टू द डेट ऑफ शिपमेंट, जो शिपमेंट का डेट है उसके बाद का नहीं होना चाहिए। इट मे बी पॉसिबल इफ पॉलिसी इज इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, लेकिन ऐसा तब हो सकता है, उसका डेट बाद में भी हो सकता है, लेकिन उसमें यह स्पेशली मेंशन होना चाहिए कि ये इफेक्टिव होगा जो शिपमेंट का डेट है उस डेट से, तो फिर वो वैलिड हो सकता है। एग्जांपल से समझिए कि डेट ऑफ शिपमेंट, जो गुड्स को उसका शिपमेंट, जो शिप में लोड करने का डेट है वो आपका 20 जनवरी है और पॉलिसी का डेट आपका 22 जनवरी है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? लेकिन ऐसा संभव हो सकता है यदि उसमें यह लिखा हुआ हो कि यह इफेक्टिव होगा 20 जनवरी से। ठीक है, तब उस चीज को माना जा सकता है। क्यों ऐसा होता है कि 20 जनवरी को आपने शिपमेंट कर दिया गुड्स का, गुड्स को लोड कर दिया गया, भेज दिया गया इंपोर्टर के पास, और 22 जनवरी को आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं। इसके बीच में ही 20 से 22 के बीच में ही यदि एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसका इंश्योरेंस तो मिलेगा नहीं। इसी वजह से बोला जाता है कि शिपमेंट का जो डेट है उस डेट से पहले हो सकता है, बाद का नहीं, या तो उसी डेट का हो सकता है। लेकिन ऐसा भी संभव हो सकता है जब उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में यह लिखा हुआ हो कि ठीक है, जो इंश्योरेंस इफेक्टिव होगा वो जो शिपमेंट का डेट है 20 जनवरी वहां से इफेक्टिव होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ शिपमेंट शुड नॉट बी प्रायर टू द डेट ऑफ एलसी। अब शिपमेंट जो है, गुड्स को शिपमेंट जो किया गया है उसकी जो डेट है वो एलसी के डेट से पहले नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए कि 10 जनवरी को आपका एलसी का एलसी बनाया गया है, एलसी का जो एग्रीमेंट है हुआ है ना, बायर और सेलर के बीच में,
और जो गुड्स का शिपमेंट है वो 5 जनवरी को ही कर दिया गया, ऐसा संभव हो सकता है? नहीं। तो वही कह रहा है कि शिपमेंट का डेट जब भी होगा वो लेटर ऑफ क्रेडिट के डेट के बाद होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज आपको समझ में आ गया। ये चीज यदि समझ में आ गया तो कुछ कुछ और चीजें हैं अदर प्रोविजंस के रूप में, उसे आप समझिए जो यूसीपीडीसी में बताए गए हैं। क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है बट नॉट रिक्वायर्ड एज पर एलसी विल बी डिसरिगार्डेड ड्यूरिंग स्क्रूटनी। जो डॉक्यूमेंट है जो सबमिट किया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा, जब निगोशिएटिंग बैंक है या नॉमिनेटेड बैंक है उसके पास सबमिट किया गया कुछ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट का कोई मतलब ही नहीं है ना, रेलिवेंट है ही नहीं, तो वैसे डॉक्यूमेंट्स को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है डॉक्यूमेंट सबमिटेड बट नॉट रिक्वायर्ड एज पर एलसी, एलसी के द्वारा उसकी मतलब ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो वैसे डॉक्यूमेंट को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, बैंक विल एक्सेप्ट क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट जब निगोशिएटिंग बैंक के पास डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा, तो वो डॉक्यूमेंट क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्लीन का मतलब हो गया साफ सुथरा, उसमें कुछ ऐसा वेग वर्ड नहीं होना चाहिए जिससे कि वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया जाए। जैसे डॉक्यूमेंट्स बियरिंग नो क्लाउज विच क्लियर्स डिफेक्टिव कंडीशंस ऑफ द गुड्स और पैकिंग। एलसी में जो डॉक्यूमेंट है, जो एक्सपोर्ट्स का डॉक्यूमेंट है, जो प्रूफ है कि गुड्स का शिपमेंट कर दिया गया है, वो जो डॉक्यूमेंट जब सबमिट किया जाता है निगोशिएटिंग बैंक के पास, तो वैसे केस में उसमें ये मेंशन नहीं हो कि गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई वर्ड ऐसा ना हो जिससे कि वो रिजेक्ट किया जा सके। तो इसीलिए गुड्स जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा वो क्लीन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, इफ एक्सपायरी डेट ऑफ एलसी और लास्ट डे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉल ऑन अ डे व्हेन बैंक इज क्लोज्ड। जो डॉक्यूमेंट है, जो सबमिट करने का जो टाइम है डॉक्यूमेंट का, वो आपका उस दिन होता है जिस दिन बैंक आपका क्लोज है, तो वैसे केस में इट विल बी एक्सटेंडेड टू फर्स्ट फॉलोइंग बैंकिंग डे। जो बैंकिंग डे है, नेक्स्ट आने वाला बैंकिंग डे, उसमें से वो आपका ड्यू डेट होगा। समझ में आ गया कि जब भी प्रेजेंटेशन किया जाता है डॉक्यूमेंट का, वो कोई आपका क्लोज डे है बैंकिंग का, तो नेक्स्ट जो आपका बैंकिंग डे होंगे, है ना, वर्किंग डे, उस केस में वो डॉक्यूमेंट ड्यू होंगे प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अगला है बैंक डू नॉट एज्यूम एनी लायबिलिटी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ डिले, लॉस इन ट्रांजिट, ठीक है, म्यूटिलेशन एटसेट्रा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जो डॉक्यूमेंट्स है या गुड्स है, उसका जो ट्रांसमिशन किया गया है, भेजा गया है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, लॉस होता है, ठीक है, डिले होता है, उसके लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होता है। ये कहां बताया गया? ये यूसीपीडीसी 600 में ये सारी चीजें कही गई है, ताकि पार्टियों के बीच में कंफ्यूजन ना हो, क्लियर एक उसे पता चल पाए कि रूल्स क्या कहता है, कस्टम्स क्या है हमारा, है ना, ये चीज को इंटरप्रेट वो कर पाए। तो ये कह रहा है कि बैंक लायबल नहीं होगा ऐसे केसेस में। ठीक है, अब देखिए फोर्स मैज्योर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भी समझिए। ये क्या कहता है कि इफ बैंक इज क्लोज्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, कुछ जो है सो मान लीजिए भूकंप आ गया, उसके वजह से जो एक्सपायरी है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट का एक्सपायरी है, वो उस डेट में पड़ रहा था जिस समय भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, है ना, कोई राइट हो गया, सिविल कॉमोशंस हो गया, वॉर हो गया, टेररिज्म, स्ट्राइक, लॉकआउट, अदर काउज बियॉन्ड देयर कंट्रोल, then expiry date of LC is not extended when banks reopens। जब बैंक दोबारा खुलेगा, कहने का मतलब कुछ आपका वॉर हुआ है, भूकंप आया है, कोई भी चीज है जिसे टाला नहीं जा सकता है, तो वैसे केस में एलसी का जो डेट पड़ रहा था उस पीरियड के दौरान वो एक्सटेंड नहीं करेगा कि जब बैंक ओपन होगा फिर से तो वहां पे वो आपका ड्यू डेट कंसीडर किया जाएगा, नहीं, वैसा नहीं होगा। बैंक के रीओपन होने के बाद भी वो जो ड्यू डेट है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक डेट ऑफ एक्सपायरी नीड टू बी अमेंडेड बाय द पार्टी। फिर से पार्टी का अमेंडमेंट चाहिए उसमें सारी पार्टियों का, जब वो अमेंड करता है और कौन सा ड्यू डेट पड़ता है उसे फिर से वो मेंशन करता है, तब ड्यू डेट कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैंक रीओपन हुआ,
जैसे ही उसके बाद ड्यू डेट उसका कंसीडर कर लिया जाएगा, तो ये नहीं होता है। लेकिन यहां पे इस पॉइंट में देखिए, यहां पे आपने क्या देखा कि यदि ड्यू डेट आपका नॉर्मल बैंक का जो क्लोज डेट है उस डेट में पड़ता है, तो जैसे ही नेक्स्ट आपका जो बैंकिंग डे होगा उस केस में वो ड्यू डेट आपका कंसीडर किया जाएगा, लेकिन यही यहां पे कंसीडर नहीं किया जाता है। इसे ही फोर्स मेज्योर बोला जाता है, फोर्स मेज्योर बोला जाता है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है कि यहां पे नॉर्मल वे में बैंक क्लोज था, उस दिन उसका ड्यू डेट या प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन पड़ रहा है, तो वैसे केस में नेक्स्ट जो फॉलोइंग वर्किंग डे होगा, बैंकिंग डे होगा, उस दिन में हो जाएगा। लेकिन यहां पे नहीं होगा, यहां पे बैंक खुलने के बाद दोबारा भी वो तब तक नहीं होगा जब तक उसका अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा पार्टी के द्वारा। ये कौन कौन सा कंडीशन है कि आपका एक्ट ऑफ गॉड, गॉड का कुछ वैसा करिश्मा है उसके वजह से हुआ, राइट हुआ, सिविल कॉमोशन, ये सारी चीजों के बारे में आप ध्यान रखिए, इसे ही फोर्स मेज्योर बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो आपका है ये समझते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, इसमें क्या कह रहा है कि यूसीपी 600 हैज ब्रॉट डाउन the period to a maximum of 5 banking day to bank for honor or dishonor the documents। जो डॉक्यूमेंट को डिसऑनर या ऑनर करने का समय बैंक को मिलता है, कि जैसे एक्सपोर्टर ने गुड्स का शिपमेंट कर दिया, उसका डॉक्यूमेंट को जाकर के नेगोशिएटिंग बैंक के पास जमा कर रहा है, उसका एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, इसके लिए 5 बैंकिंग डे उसे मिलता है। कितना मिलता है? 5 बैंकिंग डेज मिलता है। बैंकिंग डे क्या होता है? बैंकिंग डे a day on which a bank is regularly open at the place at which an act subject to these rules is to be performed। ठीक है, आप देखिए बैंक इंडिया की बात करें तो यहां पे बैंकिंग डे क्या है? यहां बैंकिंग डे यदि सैटरडे, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे की बात करेंगे तो बैंकिंग डे तो है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां के अनुसार से सेकेंड और फोर्थ आपका जो सैटरडे होता है वो क्लोज होता है, संडे क्लोज होता है, या कोई हॉलीडेज है जो डिक्लेयर्ड है वो क्लोज होते हैं। तो बैंकिंग डे फिर क्या हो गया? इसके अलावा जो है वो बैंकिंग डे हो गया। दूसरे कंट्री में हो सकता है कि आपका मंडे का क्लोज हो, तो जैसा जिस कंट्री में जो बैंकिंग डे है उसे वही कह रहा है कि 5 बैंकिंग डेज उसे मिलता है कि ये बैंक को, वो जो बैंक जहां पे इस चीज को परफॉर्म किया जा रहा है वहां पे बैंकिंग डे जो है वो 5 बैंकिंग डेज के अंदर ही जो बैंक होते हैं उसे डॉक्यूमेंट्स को ऑनर या डिसऑनर करना होता है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, जो प्रूफ है कि हाँ गुड्स को शिपमेंट कर दिया गया है, भेज दिया गया है, जिसे बिल ऑफ लैडिंग के नाम से भी आप डॉक्यूमेंट्स को जानते हैं, और बिल ऑफ शिपमेंट, उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए बेनिफिशियरी के पास 21 डेज होता है, कि जब भी आप शिपमेंट कर चुके हैं गुड्स का, उसके 21 डेज के अंदर आपको बैंक में उसका डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद यदि आप करते हैं तो वो कहलाता है आपका अस्टेल बिल ऑफ लैडिंग कहलाता है, यदि 21 डेज के बाद करते हैं। तो इसका टाइमिंग कितना दिया है? 21 डेज के अंदर आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, if the nominated bank determines that the presentation is complying and forwards the documents to the confirming bank, LC issuing bank, the LC issuing bank must honor or reimburse that the nominated bank even if the document have been lost in transit। यहां क्या कह रहा है? देखिए, एक अभी इससे पहले हमने कुछ पॉइंट में जिक्र किया था कि जब गुड्स या डॉक्यूमेंट्स ट्रांजिट में लॉस होते हैं तो उस केस में बैंक की लायबिलिटी नहीं होती है। लेकिन यहां पे उसी चीज को फिर से बताया जा रहा है कि यहां पे यदि नॉमिनेटेड बैंक है, नॉमिनेटेड बैंक के पास क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट किया गया है एक्सपोर्टर के द्वारा, और नॉमिनेटेड बैंक ने पेमेंट कर दिया किसे? एक्सपोर्टर को। अब उस पेमेंट को फिर से उसे मिलना है ना नॉमिनेटेड बैंक को। कहां से मिलता है? रिम्बर्समेंट बैंक से मिलता है। वो रिम्बर्समेंट बैंक इशूइंग बैंक के द्वारा जो बताया गया रहता है, जहां पे नॉस्ट्रो अकाउंट होता है इशूइंग बैंक का, वहां से उसे फंड मिलना होता है। लेकिन तो उसके लिए क्या है कि जब डॉक्यूमेंट को फिर से नॉमिनेटेड बैंक इशूइंग बैंक के पास भेज देता है, और सपोज करिए कि ट्रांजिट के दौरान वो डॉक्यूमेंट लॉस्ट कर गया है ना, खो गया, तो वैसे केस में कंफर्मिंग बैंक जो होते हैं या तो एलसी इशूइंग बैंक होते हैं, वो कंपनसेट करेंगे किसे? नॉमिनेटेड बैंक को कंपनसेट करेंगे।
यहां बैंक बैंक को कंपनसेट कर रहा है। बात समझिए, अंतर ये है यहां पे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। आगे क्या करता है, पार्शियल शिपमेंट का मतलब क्या होता है। पार्शियल शिपमेंट क्या होता है कि इफ सेम वेसल इज यूज्ड टू डिलीवर द गुड्स इवन दो द गुड्स आर लोडेड इन सेम शिप ऑन डिफरेंट डेट, अलग अलग डेट में एक ही शिप पे यदि गुड्स को लोड किया जाता है तो उसे पार्शियल शिपमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आपका एक ही शिपमेंट है, आपका जो शिपमेंट है वो अलग अलग है, तो वैसे केस में पार्शियल शिपमेंट माना जाएगा। लेकिन एक ही शिपमेंट शिप एक ही है, आपका शिप जो है वो एक ही है, सेम शिप है, और गुड्स को अलग अलग डेट पे अलग अलग जगह पे लोड करके भेजा जाता है, तो वो पार्शियल शिपमेंट नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो वो पार्शियल शिपमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा इसका मतलब आपका अलग अलग शिप हो, अलग अलग डेट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग शिप हो तो वैसे केस में वो पार्शियल शिपमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये सारी चीजों को कहां बताया गया है, यूसी पीडीसी 600। देखिए अब ये जो स्लाइड है इसमें कुछ भी नहीं है, जो अभी तक पढ़ा आपने वही है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जो भी अभी तक पढ़ा आपने उससे ज्यादा यूसी पीडीसी 600 में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए इसमें जो समरी के फॉर्म में जो भी अभी तक बताया आपको उसमें से समझा दिया गया है कि इफ डेट इज मेंशन एज ऑन और अबाउट, यदि ऑन और अबाउट डेट में कहीं लिखा हुआ है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट में कहीं भी, तो उसका मतलब समझना है +5 और -5 कैलेंडर डे जो ड्यू डेट पड़ रहा है उसमें +5 और -5 आप कैलेंडर डे को करेंगे, वो आपका इसका मतलब होता है ऑन और अबाउट का। यदि आपका क्वांटिटी मेंशन नहीं है तो +5% और -5% जो क्वांटिटी है उसका समझना है। यदि प्राइस और अमाउंट की बात करें ऑन और अबाउट की, तो उसका मतलब होता है +10% और -10% ऑफ जो प्राइस जो मेंशन है उसका +-10% आप ले सकते हैं। इंश्योरेंस, यदि इंश्योरेंस का अमाउंट मेंशन नहीं है तो 110% ऑफ CIF वैल्यू आपको समझना है। ठीक है, ये इनको टर्म्स में आता है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन 110% ऑफ CIF वैल्यू आपको इंश्योरेंस को कंसीडर करना है। टाइम लिमिट जो होता है प्रेजेंटेशन करने का ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट को, वो 21 डेज होता है शिपमेंट का। शिपमेंट जो कर दिया गया है उससे 21 डेज तक डॉक्यूमेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो करना होता है। किसके द्वारा, एक्सपोर्टर के द्वारा। ये कौन करता है, एक्सपोर्टर के द्वारा। ठीक है, अगला है कि टाइम लिमिट फॉर बैंक टू ऑनर और डिसऑनर द डॉक्यूमेंट, ये 5 बैंकिंग डेज होता है। जो बैंकिंग डेज है ये आपने समझ लिया कि अलग अलग कंट्री में बैंकिंग डेज अलग अलग हो सकते हैं, तो 5 बैंकिंग डेज होता है उस जगह पे जो बैंक है उसके लिए, कि डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है इसके लिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। तो इस तरह से आज का जो यूसी पीडीसी 600 का कॉन्सेप्ट था कंप्लीट होता है। इसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।